वेलकम बैक। और आप देख रहे हैं प्रॉपर्टी गुरु और अब बारी है आपकी प्रॉपर्टी से जुड़े लीगल प्रॉब्लम्स को सुलझाने की। और इसके लिए आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं लीगल एक्सपर्ट विनय सिंह। विनय, बहुत स्वागत है आपका प्रॉपर्टी गुरु में। चलिए यहाँ पर सवाल जवाब का सिलसिला शुरू करते हैं। पहले कॉलर हमारे अनिल शर्मा साहब है हमारे साथ फोन लाइन पर। अनिल जी, पूछिए अपना सवाल। सबसे पहले तो मैं आप सभी को धन्यवाद देना चाहूंगा। सीएनबीसी आवाज की तरफ से आप लोगों की इतनी मदद कर रहे हैं। तो मेरा पहला सवाल ये है कि फ्लैट खरीदने के पहले कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स हैं जो एक कस्टमर को लेना चाहिए बिल्डर से, ताकि बाद में उसे कोई परेशानी नहीं हो। हम वैसे हर बार ये सवाल का जवाब देते रहते हैं वक्त वक्त पर, लेकिन एक बार फिर आज विनय जी हमारे साथ हैं, उनसे जान लेते हैं। विनय जी, क्या जवाब होगा? और ये तो हमारे सभी दर्शकों के लिए है। बिल्कुल बिल्कुल अनिल जी, आप सबसे पहले तो उनके जो प्लान्स वगैरह हैं, अप्रूव प्लान्स हैं, वो चेक कर लीजिए, वो होने चाहिए। और आपका जो फ्लैट है वो क्लियरली जो एरिया प्लान में दिखाया गया है वैसा ही होना चाहिए। उसमें कुछ फर्क हुआ तो आपको दिक्कत हो सकती है। दूसरी बात, अगर समझे आपकी बिल्डिंग खड़ी हो चुकी है, फ्लैट रेडी है, तो साथ में आईओडी होती है, इंटीमेशन ऑफ डिसअप्रूवल, कमेंसमेंट सर्टिफिकेट होता है, ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट बहुत ही जरूरी है। तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स जो हैं ये आप चेक कर लीजिए कि बिल्डर के पास प्रॉपरली हैं। अगर बिल्डिंग खड़ी है और ओसी नहीं है तो काफी सीरियस मामला है, आपको पूछना पड़ेगा उन्हें कि ये क्यों नहीं है। दूसरी बात, आप टाइटल जरूर चेक कराएं, और टाइटल चेक कराते वक्त अपने वकील से चेक कराएं, ना कि बिल्डर के वकील की रिपोर्ट पे रिलाय करें और ना ही कोई बैंकर के वकील की रिपोर्ट पे आप रिलाय करें। खुद के वकील अपॉइंट करके आप टाइटल जरा कंफर्म कर लें कि ये बिल्डर को हक है कि नहीं है बेचने का फ्लैट। चलिए, तो ये वो बातें और साथ ही वो डॉक्यूमेंट्स जिनका जिक्र किया विनय जी ने, आपको जरूर देख लेने हैं या ले लेने हैं बिल्डर से जब आप कोई मकान खरीदने चाहते हैं या कोई प्रॉपर्टी लेने जाते हैं। इन बातों का अगर आप ख्याल रखेंगे तो आपको किसी प्रकार की लीगल दिक्कत अगर आती भी है तो उससे सुलझाने में या उससे निपटने में आपकी बहुत आसानी होगी। चलिए, हमारे अगले कॉलर भी फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़ चुके हैं, सतीश उबगनवाल साहब गुड़गांव से। सतीश जी, पूछिए अपना सवाल। हाँ जी, ऐसा है, मैंने एक फ्लैट खरीदा है गुड़गांव में। जो बिल्डर एक्चुअली असल ने प्लॉट बेचा है दूसरे बिल्डर को। अब जो बिल्डर ने घर बनाए हैं उन घरों में उन्होंने जो पहले डिपॉजिट्स लिए फॉर क्लब के लिए वगैरह डिपॉजिट लिए, और साथ में उसके और सोसाइटी डिपॉजिट लिए जो सोसाइटी बनने के बाद सोसाइटी को ट्रांसफर होने चाहिए, तो उन्होंने अभी तक ट्रांसफर नहीं किया। ये पहला क्वेश्चन है मेरा। दूसरा, फिर उन्होंने हमारे से पैसे लिए पार्किंग के लिए, और पार्किंग की अलॉटमेंट करी नहीं है जी। और इस प्लॉट पे दो अलग अलग सोसाइटी बनी हुई है। अब उनमें झगड़े हो रहे हैं। अब प्रॉब्लम हमारे साथ, और जो उन्होंने सोसाइटी बनाई, जो अब एग्जीक्यूटिव बॉडी बनाई है, उस बॉडी में भी उनके खुद के आदमी है, तो उसके कारण नहीं वो सोसाइटी बनने नहीं दे रहे हैं और रिप्रेजेंट हम कर नहीं पाते हैं। और साथ में प्रॉब्लम हो रही है कि ना हमें पार्किंग की सुविधा मिल रही, पार्किंग में प्रॉब्लम आ रही है, ना ही वो पैसा वापस मिल रहा है जो कि सोसाइटी को मिलना चाहिए, जिससे कि हम मेंटेनेंस कर सके अपनी बिल्डिंग का। जी बिल्कुल, तो ये काफी सारी समस्याएं यहाँ पर खड़ी हो गई हैं। अब इनका क्या समाधान हो सकता है, कितने समाधान हो सकते हैं? विनय जी से पूछ लेते हैं। विनय जी, मैं समझता हूँ सबसे पहले तो जो आपके डिपॉजिट के पैसे हैं जो नहीं दिए हैं वो आपको उनसे मांगने चाहिए कि ये जो पैसे हैं आप हमें या तो लौटा दीजिए या सोसाइटी फॉर्म करिए। ये भी आपको जरा परस्यू करना पड़ेगा बिल्डर के साथ कि सोसाइटी की जो फॉर्मेशन है वो तुरंत हो जाए। और एक बार वो फॉर्मेशन हो जाती है तो सारे जो अफेयर्स अब बिल्डर के हाथ में हैं वो सोसाइटी को हैंडओवर किए जाए। जो हिसाब किताब है वो भी हैंडओवर किया जाए, जो डिपॉजिट वगैरह पड़े हैं वो भी हैंडओवर किए जाए। तो आप पहले तो आप जो जितने रेजिडेंट्स हैं जो सफर कर रहे हैं, आप सब मिल करके एक लीगल नोटिस भेजिए बिल्डर को और उन्हें कहिए कि भाई आप ये फॉर्मेशन करें और ये पैसे दें। अगर वो नहीं देते हैं तो आपको ये आगे परस्यू करना पड़ेगा कंज्यूमर फोरम में। तो आप उस पर दबाव डाल सकते हैं, आप कॉम्पेंसेशन भी मांग सकते हैं, लेकिन मैं समझता हूँ थोड़ा इसमें वक्त लगेगा आपको। और जहां तक पार्किंग की बात थी विनय जी, हाँ, पार्किंग का सवाल जहां तक है, ज्यादातर आप देखेंगे तो कोर्ट्स की राय ये है कि अगर बिल्डर ने बनाते वक्त कोई एफएसआई कंज्यूम नहीं की है कोई एरिया में, तो वो एरिया वो बेच नहीं सकता। अब हमारे मुंबई से ही एक केस गया है जो सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में कुछ महीने पहले डिसाइड किया है। तो ये पोजीशन काफी क्लियर है। अगर बिल्डर ओपन स्पेस पार्किंग बेचने की कोशिश कर रहा है या स्टिल्ट पार्किंग बेचने की कोशिश कर रहा है तो ये नाजायज है। अगर वो क्लोज्ड गैराज है
तो हाँ वो जरूर बेच सकता है, क्योंकि उसमें एफएसआई कंज्यूम हो चुकी है। तो ये ध्यान में रखते हुए आप अगर बिल्डर कुछ बेचने की कोशिश करता है तो इसको भी आप चैलेंज कर सकते हैं। ज्यादातर ये राइट आपकी सोसाइटी या जो भी बॉडी है उसे ही रहेगी अलॉट करने के लिए आपके मेंबर्स में। चलिए, तो अब हम उम्मीद करते हैं कि आपकी जो बहुत सारी समस्या आपने गिनाई विनय जी ने उन सबका एक सेटिस्फैक्टरी आंसर आपको दे दिया। बस ये कि थोड़ा सा आपको इस मैटर को परस्यू करना पड़ेगा, और आप अकेले ही क्यों, आपकी सोसाइटी में जो तमाम लोग हैं वो मिलकर अगर एक साथ लीगल एक्शन लेते हैं तो हमें उम्मीद है कि बिल्डर को आपकी बात जरूर सुननी होगी। फिलहाल वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। सवाल जवाब का सिलसिला आगे भी जारी रहेगा। विनय जी हमारे साथ हैं, आप भी हमारे साथ बने रहिए। लेते हैं छोटा सा ब्रेक। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं प्रॉपर्टी गुरु, और आपके कानूनी सवालों को जवाब देने के लिए हमारे साथ बने हुए हैं लीगल एक्सपर्ट विनय सिंह। चलिए, तो अब इस सवाल जवाब के सिलसिले को फिर आगे बढ़ाते हैं। अगले कॉलर है हमारे डीसी पटेल साहब अहमदाबाद से। पटेल साहब पूछिए अपना सवाल। हाँ सर जी, नमस्कार जी। साहब, मैंने एक रीसेल में फ्लैट लिया है, और अभी मेरे नाम पे करने के लिए जो अपना ओनर है, अपना जो डेवलपर है, वो 50,000 रुपीज मांग रहा है। और वो लोगों ने एक कमिटी, वो सोसाइटी जैसा बनाया हुआ है, और यही काम करते हैं वो, खाली ओनरशिप चेंजिंग में पैसा कमाने का। अच्छा। और जो मेंटेनेंस है वो सब हम अपने खुद से पैसे से ही कर लेते हैं, जो अंदर हमारा जो ऑक्यूपेंट है 5-6, और वो तो कुछ करता ही नहीं है, लेकिन ये नाम चेंज के लिए पैसा इकट्ठा कर रहा है। चलिए, तो उसके लिए हमें क्या करना चाहिए? बिल्कुल कि इस समस्या से निपटने के लिए आप क्या करेंगे? विनय जी, ये कितना लीगल या इलीगल काम है और ये कैसे निपट सकते हैं इससे? पटेल साहब, ऐसा है कि ज्यादातर हम देखते हैं कि बिल्डर जब सोसाइटी फॉर्म करने के पहले, जब तक उसका कंट्रोल होता है ये आपके बिल्डिंग के अफेयर्स पर, तो ये नाम चेंज कराने के लिए वो ट्रांसफर चार्जेस के नाम पर काफी रकम जमा कर लेते हैं। आप 50,000 कह रहे हैं, वो एक काफी नॉमिनल अमाउंट है। हमने देखा है कि कोई कोई बिल्डर्स तो पर स्क्वायर फुट भी मांग लेते हैं और काफी बड़ी रकम मांगते हैं। ये सरासर नाजायज है। एक बार बिल्डर ने आपको फ्लैट बेच दिया है तो उसका कोई हक बनता ही नहीं है आपसे किसी किस्म के ट्रांसफर चार्जेस लेने का। बस एक चीज उसके कंट्रोल में होती है कि जब वो सोसाइटी फॉर्मेशन के लिए नाम आगे भेजता है तो उसमें वो नाम उसे रिप्लेस करना है आपके नाम से। उस चीज का वो फायदा उठा के आपसे ये रकम मांगते हैं। तो मैं नहीं समझता हूं कि ये जायज है। आप उसे चैलेंज कर सकते हैं। अगर आपको अभी काम करवा लेना है, आप अंडर प्रोटेस्ट भर दीजिए और बाद में आप केस फाइल कर दीजिए रिकवरी के लिए, या तो आप सरासर उसे अभी ना कह दीजिए और उन्हें पूछिए कि आप किस कानून या किस रूल के अंडर ये रकम मांग रहे हैं। चलिए, तो ये दो उपाय आपको कि बहरहाल अगर आप फिलहाल किसी दिक्कत में नहीं पड़ना चाहते हैं तो आप अभी पैसे भरने के बाद में भी उस पर लीगल एक्शन कर सकते हैं। अदरवाइज आप उनसे सीधे तौर पे सवाल पूछ सकते हैं कि किस कानून के तहत आप इस तरह के पैसे मांग रहे हैं। हम उम्मीद करते हैं कि इसका शायद ही कोई उत्तर उनके पास हो। जैसा विनय जी ने कहा कि ये सरासर नाजायज है, गलत है, इलीगल है। आगे बढ़ते हैं। हमारे अगले कॉलर है नई दिल्ली से हर्ष। हर्ष, पूछे अपना सवाल। सर, मैंने फरीदाबाद नहर पार में 3 साल पहले फ्लैट लिया था जिसका पोजीशन फरवरी में आना था। अभी बिल्डर कह रहा है कि अक्टूबर में आएगा। अभी उसके अंदर ये है कि 5 रुपए पर स्क्वायर फीट के हिसाब से उसको पेनल्टी में पे करनी होगी, विच विल बी सम 10,000 रुपीज पर मंथ। एक प्रॉब्लम और हो गई, हमने जब फ्लैट लिया था तब मैंने अपने नाम पे लिया था, लेकिन लास्ट ईयर मैंने उस फ्लैट में अपनी मदर का नाम भी ऐड करवाया है। तो बेसिकली मैंने फ्लैट अपने आप को प्लस अपनी मदर को बेच दिया, और वो अब एग्रीमेंट अगले मतलब पिछले साल से चालू हो चुका है। तो इस केस में हमें 5 रुपए वाले पेनल्टी क्लॉज मिलेगा, 1। और सेकंड थिंग, उस एरिया की प्रॉपर्टी इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से कैसी है? इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू एक थोड़ा अलग सवाल हो गया, लेकिन आपके ये जो दोनों लीगल सवाल हैं इनके जवाब हम जरूर जानने की कोशिश करते हैं विनय जी से। विनय जी, इनके लिए क्या सलाह होगी? अगर बिल्डर की एग्रीमेंट में क्लियरली लिखा हुआ है कि कुछ पेनल्टी वो देंगे आपको पोजीशन डीले के लिए, तो वो तो उन्हें देनी पड़ेगी। आप जरूर मांग सकते हैं। वहां काफी केसेस हुए हैं कंज्यूमर फोरम के सामने, जहां कंज्यूमर फोरम ने बहुत बढ़िया ऑर्डर्स पास किए हैं आम आदमी के फेवर में। आपके दिल्ली साइड में अंसल्स का केस बहुत फेमस है, जहां करीबन 30 लाख रुपए पेनल्टी बिल्डर को कही गई थी भरने के लिए। तो मैं समझता हूं आपका केस तो काफी स्ट्रांग है और आप इसे जरूर परस्यू कर सकते हैं। अगर बिल्डर नहीं देता है आप नोटिस दीजिए, और फिर भी अगर नहीं मानता है तो आप कंज्यूमर फोरम को अप्रोच करें।
और विनय जी, एक बात जो मुझे भी बहुत हद तक समझ में नहीं आ पाई, इन्होंने जो पूछा कि इन्होंने अपनी माँ के नाम पर भी अब फ्लैट ट्रांसफर करा लिया और शायद ये चाह रहे हैं कि क्या दोनों को अलग अलग कंपनसेशन मिलेगा, तो ऐसा नहीं, अलग अलग तो नहीं, जो भी होगा जॉइंट ही होगा। क्योंकि अगर एग्रीमेंट में लिखा है कि 5 रुपए पर स्क्वायर फुट देना है तो उसी तरीके से लेकिन होगा। उससे कहीं इनको कंपनसेशन मिलने में कोई दिक्कत नहीं आएगी? मैं नहीं समझता हूँ उसमें कोई दिक्कत आएगी उन्हें, वो जरूर क्लेम कर सकते हैं। चलिए, तो आप अपना कंपनसेशन जरूर क्लेम कर सकते हैं और आपने जो नाम भी बदलवा लिया उससे भी आपको किसी तरह की कोई दिक्कत, हाँ, लेकिन जो भी मिलेगा आपको जॉइंट मिलेगा, दो अलग अलग लोगों को यहाँ कुछ एक अलग रकम नहीं मिलेगी। तो अपने इस लीगल सवाल जवाब के सिलसिले को हम इस सवाल और इस जवाब के साथ यहीं खत्म करेंगे। विनय जी, आपका बहुत शुक्रिया, आप आए और आपने हमारे दर्शकों के सवालों के जवाब दिए। और प्रॉपर्टी गुरु में आज के एपिसोड में बस इतना ही, लेकिन अगले हफ्ते आपके पास फिर लौट कर आएंगे, देंगे आपको कुछ नए इन्वेस्टमेंट ऑप्शन, साथ ही कुछ और लीगल सवालों के जवाब भी। आप अपने सवाल हमें ईमेल कीजिए pg@moneycontrol.com पर। साथ ही अपना पता, फोन नंबर हमें जरूर लिखें ताकि हम आपसे संपर्क कर पाएं। फिलहाल आज